नमस्कार, न्यूज़आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को होना है और चौथा 13 मई को। ऐसे में भाजपा के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बीजेपी के ऊपर जमकर बरसे। पहले ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं क्या है उनके संबोधन की खास बातें, फिर चर्चा भी करेंगे। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। 30 लाख सरकारी पद खाली हम 6 महीने में भर देंगे। हमारी सरकार हर ग्रेजुएट को अप्रेंटिसशिप कराएगी। महिलाओं को लखपति बनाने की महालक्ष्मी योजना आएगी। गरीब महिलाओं को साल के 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। भाजपा पर भी किया वार। 45 साल में सबसे ज्यादा महंगाई। राम मंदिर के उद्घाटन में एक किसान नहीं था। मोदी जी 22-25 लोगों का कर्जा माफ करते हैं। भाजपा चाहती है देश को 20-25 अरबपति चलाए। इस चुनाव में 2 विचारधाराओं की टक्कर। राहुल संविधान को खत्म करना चाहती है भाजपा। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, ये भी सुन लेते हैं। इसको हम ऐसे नहीं मिटने देंगे और हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के गरीब लोग, किसान, मजदूर ये कभी नहीं होने देंगे। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव में 2 विचारधाराओं की टक्कर है। अच्छा एक बात बताओ, आपने नरेंद्र मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना? देखिए ना, सूट में मोदी जी, अदानी जी, अंबानी जी राम मंदिर में, देखी तो है ना? मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना? अदानी शब्द कभी सुना? नहीं। क्यों नहीं? मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी? मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी, अंबानी। आप अरबपतियों का कर्जा माफ कर देते हो। 16 लाख करोड़ रुपया, भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ किया है। मतलब 25 साल, हर साल किसान का कर्जा माफ, हर किसान का कर्जा माफ किया। 25 साल बाद उतना ही पैसा खर्च होगा जितना नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का कर्जा माफ किया। दूसरे तरीके से सुनना चाहते हैं, 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया है। हालत यह हो गई है कि 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताने आया हूं, यह हिंदुस्तान की गरीब लोगों की आत्मा है। इसको कोई नहीं छूने वाला है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको बदल सके। ये बीजेपी वाले सपने देख रहे हैं। आप जानते हो, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हर हिंदुस्तानी युवा यह बात समझता है, जानता है। सबसे ज्यादा महंगाई आज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी क्या कह रही है, ये भी सुन लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को वही दिखाई देता है जो उनके चेले चपाटे और सलाहकार बताते हैं। अगर वो खुली आंखों से
राम मंदिर का आमंत्रण स्वीकार करते और वहां भगवान रामलला के दर्शन करते, तो वहां जो दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी के रूप में अलग अलग प्रकार के लोग पहुंचे हैं, आम आदमी, आम मजदूर, किसान वहां पहुंचा था, उसके दर्शन कर लेते। लेकिन दुर्भाग्य उनका भी है और कांग्रेस का भी कि उन्हें वामपंथी शकुनी बुद्धि वाले सलाहकार मिले हैं। जैसा वो बता रहे हैं वैसा वो बाँच रहे हैं। देखिए, घिसा पटा रटा रटाया जिन उद्योगपतियों को इनके नेता गले लगाने का काम करते हैं, उनके बारे में किस्सा गोई करते हैं। ये देश गरीब कल्याण, मध्यम वर्ग को राहत देने वाला, लगातार तेजी से प्रगति करने वाला, दुनिया की 5वीं आर्थिक बड़ी महाशक्ति बना है। ये राहुल गांधी जी और इनके परिवार को नहीं पच रहा। तो राहुल गांधी का बयान, भिंड दौरा और लगातार बीजेपी पर हमला। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता, अंबिका शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता एल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत पंकज चतुर्वेदी जी आपसे। बीजेपी प्रवक्ता हैं, राहुल गांधी भिंड में आए थे और इन्होंने तमाम आरोप लगाए, महंगाई के आरोप लगाए और साथ ही साथ 22 लोगों के कर्जे माफी की बात की और ये भी गणित समझाए कि इससे 25 साल तक किसानों के कर्जे माफ किए जाते रहेंगे अगर जो माफ नहीं होता। तो साथ में ये भी कहा कि हमारा फोटो अंबानी अडानी के साथ नहीं है लेकिन मोदी जी का फोटो है। तमाम आरोप लगाए, क्या कहेंगे इस आरोप पर? देखिए देवेंद्र जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के असत्य, निराधार, अनर्गल आरोप पिछले 10 सालों से लगा रहे हैं, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और पिछले 10 साल में 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी देश की लोकसभा में 10% की सीटें नहीं जीत पाई। 2014 में 53 सीटें थी, 543 का 10% नहीं था और 2019 में घटकर 44 सीटें रह गई। यानी 2 चुनाव से इनकी देश में नेता प्रतिपक्ष की राजनीतिक क्षमता भी समाप्त है, वो भी ये प्राप्त नहीं कर सकते लोकसभा के नियम के आधार पर। तो ऐसी स्थिति जिस पार्टी की हो, और ऐसा कहा गया था कि बार बार गलती को जो दोहराता उसको समझदार नहीं कहते। शब्द खराब है पर मैं अच्छी शब्दों का प्रयोग करता हूं, मैं तो अच्छा शब्द कर रहा हूँ कि बार बार जो गलती को दोहरा है, गलती करना अपराध नहीं है पर बार बार गलती करना समझदारी नहीं माना जाता। तो संभवतः वही गलती राहुल गांधी जी करते हैं। आप इस देश में ओबीसी आरक्षण का कोटा काट कर अपने फेवरेट वोट बैंक को देने की प्लानिंग कर रहे हो। कर्नाटक में आपकी कांग्रेस की सरकार उसको लागू कर रही। 2004 में जब आंध्र प्रदेश में आपकी सरकार बनी थी कांग्रेस की, तब आपने कोशिश करी थी। फिर कर्नाटक में जब पिछली बार अवसर पर मौका मिला तो आपने 4% मुस्लिम एडिशनल रिजर्वेशन कर दिया, ओबीसी का काट कर बीजेपी की सरकार ने वापस किया। अब आपने पूरे 13% जो मुसलमान कर्नाटक के थे उनको आपने ओबीसी में सम्मिलित कर दिया उनका अधिकार छीनने के लिए। दूसरा, देश में लोगों की संपत्ति लूटने की आपकी योजना है सरकारी कांग्रेस के पंजे के माध्यम से, और आप हर जगह नशे हड़प करना चाहते हो कि 50 लाख टू 5,000 करोड़ की संपत्ति हड़पो। तो आप संपत्ति कानून की बात कर रहे हैं, विरासत कर की बात कर रहे हैं, बात कौन कर रहे हैं? आपके गुरु अंकल सैम पित्रोदा। फिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विषय आता है तो आपको अडानी अंबानी नजर आए, सूट पहनकर मोदी जी नजर आए। अगर आपको शर्म नहीं आई कि आप नजर नहीं आए वापस, जबकि आपकी मम्मी जी को और आपके पार्टी के अध्यक्ष जी को नौता था, आप भी चले जाते वहां दर्शनार्थी बन के। भगवान के दरबार में तो कोई वीआईपी नहीं होता, लेकिन आपने आमंत्रण का नौता ठुकरा दिया, इसलिए ठुकरा दिया कि वो आपके वोट बैंक के तुष्टीकरण की नीति में आड़े आता है। फिर मनमोहन सिंह जी का बयान प्रधानमंत्री जी के रूप में सबके सामने हमने दोबारा वायरल किया कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। सनातन को मिटाने की बात करने वाले लोग डीएमके और बाकी लोग आपके गठबंधन का हिस्सा है। तो ऐसे में आपकी नियत और नेतृत्व दोनों में खोट है। इसलिए आप यदि इस प्रकार की बातचीत करते रहोगे तो 10 साल से देश ने आपको 10% की युग नहीं समझा और गर्त में जाएंगे। चलिए, मेरा आग्रह है कांग्रेस से कि खूब आलोचना करो पर भारत के विकास पर, भारत की सांस्कृतिक विरासत पर एक मत होना चाहिए। चलिए, अंबिका शर्मा जी, राहुल गांधी बार बार एक ही गलती कर रहे हैं और बार बार जो है इसको नादानी कहते हैं, ऐसा कहना है पंकज चतुर्वेदी जी का। जी, अपना पक्ष रखें। देखिए देवेंद्र जी, पहले तो सबको नमस्कार। जी नमस्कार। राहुल गांधी जी देश के बुनियादी मुद्दों को उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी देश की जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहे हैं
कि इस जुमलेबाजी सरकार ने देश की गरीबी नहीं मिटाई, देश की बेरोजगारी नहीं मिटाई, और देश में जो समानता की बात होना चाहिए कि वो इस पार्टी के कार्यक्रम में नहीं है। देश 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। देश का प्रधानमंत्री और देश का सत्तारूढ़ दल देश की जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। कुछ इन्हें गिने पूंजीपतियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ना उनकी भलाई के लिए होता है। सारी की सारी सरकार की शक्ति इन्होंने केवल और केवल 20-25 पूंजीपतियों के विकास के लिए झोंक दी है। इन्होंने जो 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों को दिया है, इससे हमारे देश का सर सर्व से झुक जाता है। और हमारे देश की जनता अफसोस कर रही है कि हमने कैसी सरकार चुनी जिनको केवल माने पूंजीपतियों की चिंता है। देश के नौजवान की इनको चिंता नहीं, देश के किसान की इनको चिंता नहीं, देश की गृहिणियों की इनको चिंता नहीं। जो 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपए का सिलेंडर मिलता है। जिनका योजनाएं हैं, इनकी नीयत बिल्कुल साफ है। देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। ये लोग सत्ता प्राप्ति के लिए इस स्तर पर गिर गए हैं कि अब केन प्रकार प्रत्याशी को बना दल बदल कराकर एक कैसे भी सत्ता का सुख भोगें और सत्ता प्राप्त करें। इनने सारे लोकतांत्रिक मूल्यों की बलि चढ़ा दी है। अब देश इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। देश की राष्ट्रीय एकता को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलिए ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ एल द्विवेदी जी मौजूद हैं। एल द्विवेदी साहब, सवाल यहाँ पर ये है कि राहुल गांधी जी ने एक आंकड़ा पेश किया है कि जितने कर्जे माफ किए गए अबानी अडानी और 22-25 लोगों को, उतने में किसानों के 25 साल के कर्जे माफ हो जाते, 25 साल तक के कर्जे माफ हो जाते। मनरेगा में कई सालों तक आराम से मजदूरी आती, लोगों को काम मिलता। ये आंकड़े उन्होंने जो बिठाए हैं कितने तार्किक हैं? लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आंकड़े हैं उनका एक अनुमान लगाया जाता है, और ये आंकड़े कहाँ से लिए हैं ये तो एक अलग विषय होता है। लेकिन मैंने जो सुना है उसमें जो देखा है और सुना है, जो मुद्दे वे बोल रहे हैं, जो मुद्दे वे उठा रहे हैं, वे काफी गंभीर मुद्दे हैं जिन पे चिंतन और मनन करना चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल हो या कोई भी सरकार हो, उसको बहुत ही जानना जरूरी है और बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि आप देखें इस देश में महंगाई की जो दर है वह लगातार बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी भी लगातार इस देश में बढ़ती चली जा रही है। और ऐसा ना हो कि आने वाले कुछ सालों में बेरोजगारी का आंकड़ा इतना ज्यादा हो जाए कि युवाओं को रोजगार मिलना ही मुश्किल हो जाए। और दूसरी ओर जब बेरोजगारी बढ़ती है तो जो बाकी चीजें हैं, जब खाद्य वस्तुएं हों चाहे वे अन्य वस्तु हो, वो भी लगातार बढ़ती हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं एक असमानता का दौर लगातार देश में बढ़ता चला जाता है, जिसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा अरबपति हो जाते हैं, लखपति हो जाते हैं, अरबपति, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही निम्न स्तर का जीवन यापन करते हैं। इन्हीं मुद्दों को कहीं ना कहीं वह उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि असमानता जो है वह धीरे धीरे खत्म होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। ये इस देश में असमानता नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर अगर हम आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में भी आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ मिलने से वह उच्च पद पे पहुंच जाते हैं, वहीं जो उनसे काबिल लोग हैं वह आरक्षण ना पाते हुए वह नहीं मिल पाता है उनको जो साधन है। तो कहीं ना कहीं जो आरक्षण है उसको भी आर्थिक आधार पर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण जो है वो भी एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। इस पर भी एक सोच विचार और इस पर भी एक चिंतन और मनन होना अति आवश्यक है। जी, पुनः हम रुख करेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी आपके पास आएंगे। पंकज चतुर्वेदी जी, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है और हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी कहा है कि गंभीर मुद्दे उठाए हैं राहुल गांधी ने। गंभीर मुद्दे ये कि किसानों का, अंबिका शर्मा जी ने कहा कि किसानों की तरफ ध्यान नहीं है, बेरोजगारों की तरफ ध्यान नहीं है, और भी तमाम बातें। महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है कि महंगाई की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। आखिर
इन सब जो बातें हैं, ये जो बातें हैं, गंभीर मुद्दे हैं, इनको राहुल गांधी ने उठाया है। इसे आप कैसे कह सकते हैं कि ये नादानियां हैं? मैंने ये कहा कि इन मुद्दों के आधार पर आप 2 बार से देश में जनता के बीच जाते हैं और जनता आपके विषयों को अस्वीकार कर देती है। मुद्दा उठाना, न उठाना, कौन सा मुद्दा उठाना, कब उठाना, क्यों उठाना, कितना उठाना, कांग्रेस का अधिकार है। राहुल गांधी जी पूरी कांग्रेस पार्टी को इस बात की पूरी पात्रता है कि वो तय करें किस विषय पर उनको बात करना है। मेरी आपत्ति उनके मुद्दा उठाने पर बिल्कुल नहीं हो, तो उनका अधिकार है। मैं तो इतना से आग्रह कर रहा हूँ देवेंद्र जी कि इसी प्रकार के मुद्दे, यही विषय राहुल गांधी के पास कोई इसके अलावा विषय नहीं है। इन्हीं विषयों के आधार पर लगातार 2 चुनाव में 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी 10% भी सांसद नहीं जीत पाई। ये स्थिति है। आरक्षण की बात करते हैं सबसे पहले में तो आरक्षण का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, ऐसा कांग्रेस पार्टी कहती है, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी लिखकर देती है अपने घोषणा पत्र में कि 370 दोबारा हम कश्मीर में लागू करेंगे। 370 के बुनियादी प्रावधान मालूम मित्र क्या है? उसका सबसे बड़ा दोष है कि जब 370 लागू हो जाती है तो आरक्षण के प्रावधान SC, ST, OBC सब समाप्त हो जाते हैं और 2019 के पहले तक जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 थी, नेहरू जी की कृपा के चलते तब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। पर 2019 के बाद जब से 370 एब्रोगेट करी, हटाई गई, तब से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी SC, ST, OBC आरक्षण का लाभ मिल रहा है। अभी हमारे पत्रकार मित्र, मुझे नाम मैं विस्तृत कर रहा हूँ, त्रिवेदी साहब, AL त्रिवेदी जी, त्रिवेदी साहब ने कहा आरक्षण सामान्य वर्ग निश्चित तौर पर होना चाहिए। वो त्रिवेदी है, मैं चतुर्वेदी हूँ, तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 10% EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण सुनिश्चित किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। OBC वर्ग का आरक्षण 14% था, उसको बढ़ाकर 27% किया और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं में OBC वर्ग को और सरकारी भर्तियों में, एडमिशन में, सब जगह 27%। सरकारी भर्तियों की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। तो क्या 30 लाख सरकारी पद ये आगे बीजेपी भरेगी? देवेंद्र जी, 30 लाख सरकारी पद खाली है, इसका क्या प्रामाणिक आंकड़ा? तो प्रामाणिक आंकड़ा बताएंगे अंबिका शर्मा जी? नहीं, ये तो आप बताएंगे ना कि आपके पास कितने सरकारी पद हैं जो अभी खाली हैं। अगर जो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो आंकड़ा आप बताएंगे। भाई साहब, प्रार्थना तो ये कि आप, भाई साहब, प्रार्थना ही तो उत्तर तो सुनो सर, सवाल समझ गया आपका, आप उत्तर दे दो तो सबको उत्तर दूंगा मैं जी। सरकारी खाली पद और भरे पद का अनुमान, रोजगारी का अनुमान, बेरोजगारी के अनुमान किस आधार पर लगाएंगे देवेंद्र जी? किस आधार पर लगाया जाएगा? कोई यार्ड स्टिक होगी ना? नहीं, आपके पास आंकड़े होंगे या फिर वो आंकड़े, सरकारी आंकड़े उनके पास गए होंगे। मैं सर वही बात कर रहा हूँ आपसे। हमारे देश में एक प्रक्रिया होती है प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट सेक्टर की, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम। आप किसी निजी संस्था में काम करते हो, 10 से अधिक कर्मचारी वहाँ है, तो वहाँ आपको PF भरना पड़ता है। और पिछले 5 सालों में देश में EPF के रजिस्ट्रेशन और EPF का डिपॉजिट बढ़ा है, तो बिना नौकरी के कैसे बढ़ेगा मित्र ये? जहाँ तक 30 लाख सरकारी पदों का विषय, ऐसा कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं। राहुल गांधी जी कहाँ से आंकड़े लाते हैं वो जाने। और कई बार वो झूठे आंकड़े और झूठे आरोप लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में क्षमा याचना कर चुके हैं। चलिए, आदतन मानहानि के अपराधियों पर प्रकरण पंजीबद्ध है, तो आंकड़े बहुत हैं। मेरा इतना सा आग्रह, मुझे फिर आग्रह करूंगा, भाजपा को आपत्ति नहीं, वो क्या विषय उठाते उनका अधिकार है, लेकिन हमारा इतना सा आग्रह कि ऐसे विषय जो भारत माता के मान सम्मान स्वाभिमान के हैं, भारत के परम वैभव के हैं, 143 करोड़ भारतीयों का भाग्य जुड़ा है, आप क्यों मुसलमानों को देश से अलग करना चाहते हो? वो हमारे भी भाई, इसी भारत भूमि पर मुसलमान का भी उतना अधिकार है जितना किसी अन्य धर्म के लोगों का। इसी भूमि की संतान है वो, उनकी पूजा पद्धति, प्रक्रिया, पंथ, धर्म अलग है, तो उस आधार पर अलग कर दोगे उनको आप? धर्म के आधार पर आरक्षण तो देश में नहीं था, ये नई परंपरा शुरू करी, तो कब तक बांटोगे देश को? हम ये जानना चाहते हैं जी। बात आंकड़ों की हो रही थी, हम हिंदू मुसलमान बाद में कर लेंगे। अंबिका शर्मा जी, जो राहुल गांधी ने आंकड़े पेश किए हैं, सरकारी 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, 6 महीने के अंदर भर देंगे, ये आंकड़े आए कहां से हैं? आंकड़ों पे सवाल पंकज चतुर्वेदी जी ने उठाया है। देखिए, हमारे चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि हम 30 लाख, जैसे ही सरकार में आएंगे 30 लाख सबसे पहले पद भरेंगे।
और लेकिन ये खाली कहाँ है? सवाल खाली होने पे है ना अंबिका शर्मा जी। अरे खाली नहीं होंगे, सरकार पद सृजित करेगी। खाली हैं तभी तो कहा है। राष्ट्रीय नेता इस प्रकार से गलत कैसे दे सकता है? और हम इनका ध्यान कैसे, मान लो चतुर्वेदी जी का दूसरा निवेदन मेरा ये है कि ये सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए चिंतित नहीं है। ये तो व्यापम घोटाले से लेके अब तक जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उसमें अधिकांश पेपर आउट हुए हैं, और जो पेपर आउट हुए हैं जिन सेंटरों पर हुए हैं उनके जो संचालक हैं या जो उनके कॉलेज को चलाने वाले लोग हैं वो अधिकांश भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। माने ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि आप कहाँ बेरोजगार के भविष्य को ले जाना चाहते हो। चलिए एल द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बात आंकड़ों की हो रही है। अंबिका शर्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी बोल दिया गया होगा, अगर नहीं होंगे तो सृजित किए जाएंगे। वास्तव में सरकारी पदों पर 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। और एल द्विवेदी जी, पहले तो आप ये जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम पंकज चतुर्वेदी जी के पास आएंगे। एल द्विवेदी जी, वास्तव में क्या इतने पद खाली नहीं हो सकते? देखिए, डेटा का निकालना, डेटा का अनुसरण करना एक अलग मुद्दा है, जो कि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में ये चीजों को देखना पड़ता है कि ये डेटा कितना है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से जो सरकारी भर्ती, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, जो रोक लगी हुई है या जो भर्तियां हो नहीं पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कि जिस प्रकार से जो भीड़ है वह बढ़ती चली जा रही है। और जब संस्थाएं ये भर्तियां नहीं कराती हैं तो बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जाती है। चाहे जब आपने देखा होगा पूर्व में उत्तर प्रदेश में जब पुलिस की जो भर्ती हुई, बाद में फिर वह कार्रवाई भी हुई उस पर, और विभिन्न स्टेशनों में भारी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी उन स्टेशनों में, रेलगाड़ियों में। तो ये बेरोजगारी दर के आंकड़े तो इस छायाचित्र, इस चलचित्र, इन वीडियो से ही देखने को मिल जाते हैं कि इस देश में बेरोजगारी कितनी है। अब पद कितने भर रहे हैं, पद कितने नहीं भर रहे हैं, वो एक अलग आंकड़ा है, उसको डॉक्यूमेंटेशन डेटा के द्वारा निकाला जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो अभी उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई तो विभिन्न स्टेशनों में पैर रखने की जगह नहीं थी, रेलगाड़ियों में चढ़ने की जगह नहीं थी। तो ये बेरोजगारी दिखती नहीं है क्या? ये तो बेरोजगारी दिख रही है। डाटा तो बाद में आएगा, लेकिन भीड़ के आधार पर आप बेरोजगारी दर तय कर सकते हैं। और एक वीडियो कभी 2-4 दिन हुए हमारे नजर में भी आया था, और जो दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, पंकज चतुर्वेदी जी शायद आप ही के पार्टी के नेता हैं, पहले सपा में थे, अब बीजेपी का दामन थामा है उन्होंने। तो उन्होंने खुद पत्रकारों से पूछा था बेरोजगारी की समस्या पर, उन्होंने खुद पत्रकारों से पूछा कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं क्या आप इसके बारे में जानते हो? पत्रकार डाटा नहीं दे पाए, तो उन्होंने खुद डाटा बताया, बशर्ते वो 30 नहीं 60 लाख बता रहे थे। अगर जो वीडियो फिर हमारे हाथ लगा तो हम आपको जरूर भेजेंगे अपने माध्यम से। तो क्या वो बीजेपी के नेता वो झूठ बोल रहे थे? अभी तो आपको मेरी बात पे विश्वास करना होगा कि ऐसा निरहुआ ने कहा। देवेंद्र जी, मैं विश्वास नहीं करता तो डिबेट में रुकता थोड़ी आपके साथ। मैं तो विश्वास करके बैठा हूँ। मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि हमको उस विषय को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के दादी के पापा, राहुल गांधी जी की दादी, राहुल गांधी जी के पापा लगभग 34 और 40-44 साल तक इस देश में प्रधानमंत्री के पद पर रहे, और 10-15 साल और सरकारी 65 साल सरकार रही। क्या उपलब्धि कांग्रेस पार्टी की रोजगारी को लेके? अभी यदि नए बजट का जो सरकार ने बजट पेश किया है, जिसका ध्यान देते केंद्रीय बजट की बात कर रहा हूं मैं, तो पूरा ध्यान स्वरोजगार योजना की तरफ है। ऐसा इसलिए मित्र कि रोजगार यानी सरकारी नौकरी या रोजगार यानी नौकरी भाव और भावना को बदलने का प्रयास बीजेपी की सरकार कर रही है। मुद्रा योजना का लोन बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया। रेडी पटरी वालों के छोटे लोग जो छोटा व्यापार जो करते थे, जिनको 10,000 के बाद 20,000 और 50,000 का लोन मिलता था, उसकी सीमा बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। और इन सबकी बैंक गारंटी नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की गारंटी है। और भारत आज के जब अंग्रेज आए थे तब सोने की चिड़िया कहते थे देवेंद्र जी, इसलिए कहते थे कि भारत का उस समय विश्व की जीडीपी में योगदान 30% से अधिक था। और कारण ये था कि भारत में बहुत छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे थे, जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं, एमएसएमई कहते हैं, वो सब थे। पर बाद में कुनीतियों के चलते सब नष्ट होकर एक देश में कैसा भाव बना कि यदि कोई आजीविका है तो नौकरी करो।
चल लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश का नौजवान नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। आप स्वरोजगार स्थापित करो, इसीलिए मुद्रा योजना का लोन 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की, रेहड़ी पटरी का मैंने आपको उदाहरण दिया। और पर्यटन की मोदी जी ने बातचीत करी। कृषि में हम बातचीत करेंगे, खाली कृषि में आप कृषि के अलावा मछली पालन को कृषि में शामिल कर रहे हैं, पशुपालन को कृषि के समान शामिल कर रहे हैं। एक ऐसा नेशनल ई एग्रीकल्चर मार्केट बनाया जहाँ सबको उत्पाद का मूल्य मिले। देश की भंडारण व्यवस्था बढ़ा रहे हैं, गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं, मिलेट्स की बात कर रहे हैं, मोटे धन की, श्रेय अन्न की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे बिंदुओं पर सरकार एक साथ काम कर रही है। फिर स्वदेशी की बातचीत कर रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर में हम आत्मनिर्भर होने की तैयारी कर रहे हैं। भारत मोबाइल का दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। राहुल गांधी जी को नहीं पता, जिसको लेकर उनके खिलाफ केस भी बना है। दूसरे नंबर का मोबाइल का उत्पादक है भारत। भारत में रक्षा के मामले में हम 40% आत्मनिर्भर है। अभी फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करी, निर्यात करी है। चंद्र अंतरिक्ष को लेकर बहुत सारी हमारी उपलब्धियां हैं। तो ढेर सारे काम वो दिशा में कर रहे हैं जो भारत को विश्व में आर्थिक रूप से सबल बनाएगा। और यदि आप आर्थिक रूप से सबल है तो रोजगार के विषय स्वतः समाप्त हो जाएंगे। चलिए अंबिका शर्मा जी, जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए, समय बिल्कुल भी नहीं है। विश्व में सबसे ज्यादा यूथ यदि है तो भारत में है। माननीय मोदी जी का सपना है कि हम देश को विकसित बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मोदी जी केवल मस्जिद और मंदिर की बात कर रहे हैं, बुनियादी मुद्दों से देश का ध्यान हटा रहे हैं। ऐसे ही माने जब तक आप अपनी युवा शक्ति का उपयोग प्रॉपर तरीके से अलग अलग दिशाओं में नहीं करेंगे, डॉक्टर नहीं बनाएंगे, इंजीनियर नहीं बनाएंगे, प्रोफेसर नहीं बनाएंगे, वैज्ञानिक नहीं बनाएंगे, तब तक देश विकसित हो जाएगा। इन सबको माला पकड़ा दें, इन सबको धर्म के उसमें मुसलमानों को धर्मांधता और हिंदुओं में धर्मांधता पैदा करना, ठीक है। राष्ट्रीय प्रेम भी होना चाहिए, राष्ट्रीय भावना भी होना चाहिए। मेरा निवेदन केवल इतना है, बुनियादी मुद्दों से मत भागो। बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार की समस्या है, बेकार की समस्या है और महंगाई की समस्या है, इस देश में कानून व्यवस्था की समस्या है। इन बुनियादी मुद्दों पर सरकार को सोचना ही चाहिए, हर दल को सोचना चाहिए। चलिए, बुनियादी मुद्दों पर हर दल को सोचना चाहिए। क्योंकि अब हम आना चाहते थे एल द्विवेदी जी के पास, लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम एल द्विवेदी जी से कुछ और प्रश्न का जवाब ले पाए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि दिखाया सपना और वोट मांगे। सपना क्या दिखाया कि 30 लाख सरकारी पद खाली हैं जिसको 6 महीने के अंदर भर देंगे। हमारी सरकार हर ग्रेजुएट को अप्रेंटिसशिप कराएगी, ऐसा उन्होंने कहा। महिलाओं को लखपति बनाने की महालक्ष्मी योजना आएगी। तमाम बातें कहीं और साथ ही साथ बीजेपी पर बरसेगी। तो कुल मिलाकर के जो मुद्दे उठा रहे हैं ये सटीक हैं, जनता के हैं। अब जनता को विचार करना चाहिए कि ये मुद्दे जो हमारे उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, उसमें सत्यता कितनी है और कितनी पूरी कर पाएंगे, और क्या इससे पहले जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए थे। ये सारे मिला करके अब सोचने की जरूरत है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।